क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि हमारी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद पैसे की कमी या समय ना होना। नहीं, असल में वो एक ऐसी आदत है जिसे बचपन से ही हमारे समाज में बहुत अच्छा और संस्कारी माना गया है। अच्छा, वो कौन सी आदत है? सबका चहेता बनने की आदत, या कहें कि एक अच्छा इंसान दिखने की होड़। ओ, मतलब वो गुड बॉय या गुड गर्ल सिंड्रोम जिसके शिकार हम सब कहीं ना कहीं हैं। बिल्कुल, हम पूरी जिंदगी जैसे एक अदृश्य अदालत में खड़े रहते हैं जहां हमारा हर फैसला बस इसी बात पर टिका होता है कि लोग क्या कहेंगे। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी लोग क्या कहेंगे वाली मानसिक गुलामी को डीकोड करने वाले हैं। सही कहा। आज की हमारी ये चर्चा इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की बेहद चर्चित किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड के एक विस्तृत रिव्यू पर आधारित है। और ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये सीधे तौर पर 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों को हमारे सामने लाती है। हाँ, अल्फ्रेड एडलर। मतलब मनोविज्ञान की दुनिया में हमने सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल सुना है। लेकिन एडलर के विचार अक्सर छिप जाते हैं, जबकि आज के सोशल मीडिया और अटेंशन इकोनॉमी वाले दौर में मुझे लगता है उनके सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये समझें कि दूसरों के अप्रूवल या स्वीकृति पर निर्भर हुए बिना अपनी शर्तों पर एक स्वतंत्र जीवन कैसे जिया जा सकता है। यही हमारा मिशन है आज। और इस किताब के स्रोतों को पढ़ते हुए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी ना, वो इसका फॉर्मेट है। हाँ, इसका फॉर्मेट काफ़ी अलग है। मतलब ये कोई आम मैनुअल नहीं है जहाँ बस बुलेट पॉइंट्स में ज्ञान दे दिया गया हो। ये पूरी किताब एक दार्शनिक और एक युवा के बीच तीखे संवाद के रूप में लिखी गई है। और वो जो युवा है वो असल में हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, वो बहुत गुस्से में है, समाज से निराश है, खुद से नफरत करता है और अपनी हर नाकामी के लिए दुनिया को कोसता है। और वो उस दार्शनिक के पास ये साबित करने जाता है कि दुनिया एक बहुत ही क्रूर जगह है और इंसान कभी नहीं बदल सकता। राइट। और जब दार्शनिक उस युवा के तर्कों को एडलर के मनोविज्ञान से काटना शुरू करता है तो सिर्फ उस युवा के ही नहीं बल्कि हमारे भी बुनियादी विश्वास हिलने लगते हैं। संवाद का ये तरीका इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि पढ़ते समय हमारे मन में जो भी डिफेंस मैकेनिज्म उठते हैं, हाँ, जो हमारे शक होते हैं, एग्जैक्टली, उन सारे सवालों को वो युवा तुरंत दार्शनिक के सामने रख देता है। तो चलिए इसी संवाद के सबसे पहले और सबसे बड़े झटके से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। किताब का स्रोत कहता है कि हमारी खुशी या हमारा दुख पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है, यानी एक चॉइस है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पे हम दुनिया को कैसे देखते हैं? हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी आज इसलिए खराब है क्योंकि मेरे बचपन का माहौल खराब था, या फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ अतीत में धोखा हुआ था इसलिए मैं आज किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हम हमेशा अपने वर्तमान का कारण अपने अतीत में ढूंढते हैं, लेकिन एडलर का मनोवैज्ञानिक इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसे समझने के लिए हमें फ्रॉयड और एडलर के बीच के सबसे बड़े वैचारिक टकराव को समझना होगा। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मेरी एक एनालॉजी है, क्या हमारा अतीत एक ऐसी लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता, या बस एक पुराना चैप्टर है जिसे पीछे छोड़ के हम अगले पन्ने पर एक नई कहानी लिख सकते हैं? बहुत अच्छी एनालॉजी है। देखिए, फ्रॉयड का पूरा मनोविज्ञान कारण और परिणाम पर आधारित है, जिसे इटियोलॉजी कहते हैं। हाँ, इटियोलॉजी, यानी आपका अतीत तय करता है कि आपका वर्तमान कैसा होगा। अगर अतीत में कुछ बुरा हुआ तो आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, जो कि सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। लॉजिकल लगता है, लेकिन एडलर उद्देश्य की बात करते हैं जिसे टीलियोलॉजी कहते हैं। टीलियोलॉजी मतलब? एडलर के अनुसार हम अतीत के अनुभवों के धक्के से नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम अपने वर्तमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतीत के अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकना होगा। जी बताइए। क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आज कोई इंसान दुखी है या अकेलेपन का शिकार है तो वो जानबूझकर दुखी रहने का फैसला कर रहा है? यही बात उस युवा को भी चुभती है। मतलब वो अपने अतीत का इस्तेमाल सिर्फ एक बहाने के तौर पर कर रहा है। ये बात तो आसानी से गले नहीं उतर रही। कोई खुद को दुखी क्यों देखना चाहेगा? और यही वो जगह है जहां मानव मस्तिष्क की सबसे जटिल कार्यप्रणाली सामने आती है। कोई भी व्यक्ति सचेत रूप से दुख नहीं चुनता। तो फिर वो क्या चुनता है? वो अवचेतन रूप से सुरक्षा चुनता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा काम है हमारे अहंकार,
या ईगो को भविष्य की चोट से बचाना। अच्छा। मान लीजिए एक इंसान है जो कई सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। कोई सोशल एंजाइटी का शिकार? बिल्कुल। अब फ्रॉइड कहेंगे कि उसे बाहर जाने से डर लगता है क्योंकि अतीत में बाहर किसी ने उसका अपमान किया था। राइट, अतीत का कारण। लेकिन एडलर कहेंगे कि उस इंसान का वर्तमान लक्ष्य है बाहर ना जाना। बाहर ना जाना लक्ष्य है, ताकि उसे दोबारा किसी के फैसले या अपमान का सामना न करना पड़े। और इस बाहर ना जाने के लक्ष्य को सही ठहराने के लिए उसका मस्तिष्क डर और एंजाइटी पैदा कर रहा है। वाओ, मतलब डर कारण नहीं है, डर एक टूल है। एग्जैक्टली, डर एक टूल है। मस्तिष्क एंजाइटी पैदा कर रहा है ताकि उस इंसान को वो काम ना करना पड़े जिसमें फेल होने का जोखिम है। ये तो नजरिया पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल कर रही हैं, जबकि असल में हम अपने छिपे हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। और यही वजह है कि खुशी को एक चुनाव कहा गया है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं अपने अतीत की वजह से ऐसा हूँ, तो हम असल में बदलाव न करने का एक बहुत ही आरामदायक बहाना ढूंढ लेते हैं। एकदम सही, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि हम बदल सकते हैं तो हमें आज ही कदम उठाना होगा, मेहनत करनी होगी और शायद असफल भी होना पड़े। और उस असफलता के दर्द से बचने के लिए इंसान ये सोचना ज्यादा पसंद करता है कि मेरे हालात ही ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही गहरी बात है। एडलर इस आरामदायक बहाने को छीन लेते हैं और जीवन की पूरी जिम्मेदारी वापस इंसान के हाथों में रख देते हैं। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, ये जिम्मेदारी वापस देने वाली बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम स्रोत के अगले हिस्से पर आते हैं तो ये किताब ट्रॉमा थ्योरी को सीधे तौर पर चुनौती देती है। हाँ, ये किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। वही तो, किताब कहती है कि गंभीर आघात या ट्रॉमा भी हमारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करते। अब अगर कोई इंसान बचपन में किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है या किसी ने युद्ध जैसी भयानक स्थिति देखी है, तो क्या हम सच में उससे कह सकते हैं कि ये तुम्हारा चुनाव है? ये तो सीधा सीधा विक्टिम ब्लेमिंग लग रहा है। क्या ये विचार उन लोगों के दर्द के प्रति बहुत ज्यादा कठोर नहीं है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और जब भी इस थ्योरी पर बात होती है लोग सबसे पहले यही पूछते हैं। पूछना लाजमी भी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एडलर या ये किताब दर्द से इनकार नहीं कर रही है। अच्छा। वे ये नहीं कह रहे कि भयानक हादसे तकलीफदेह नहीं होते या उनका कोई मानसिक असर नहीं होता। वे जो कह रहे हैं वो ये है कि कोई भी अनुभव अपने आप में हमारी सफलता या विफलता का कारण नहीं होता। ओह, तो दर्द वास्तविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी पूरी पहचान बना लेना या उसे अपने भविष्य की ढाल मान लेना, वो एक चुनाव है। ठीक है, बात है। इंसान उन अनुभवों से क्या अर्थ निकालता है ये पूरी तरह से उसके हाथ में है। मतलब अनुभव सिर्फ एक घटना है? हाँ, ट्रॉमा थ्योरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक टूटी हुई मशीन है जिसे अतीत ने खराब कर दिया है, जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन एडलर का नजरिया यह है कि हम जो भी अनुभव करते हैं हम तय करते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। कोई व्यक्ति अपने बुरे बचपन का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कर सकता है कि दुनिया बहुत बुरी है और मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। राइट। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव का इस्तेमाल ये तय करने के लिए कर सकता है कि मैंने जो दर्द सहा वो मैं किसी और को नहीं सहने दूंगा। और वो एक बहुत ही दयालु इंसान बन जाता है। एग्जैक्टली। घटना एक ही है, लेकिन उससे निकाला गया अर्थ और भविष्य का रास्ता बिल्कुल अलग है। यह स्पष्टीकरण बहुत सी उलझनों को सुलझाता है। इसका मतलब है कि अतीत की घटनाओं में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति उस कहानी में होती है जो हम खुद को उन घटनाओं के बारे में सुनाते हैं। यह क्रूर नहीं है, बल्कि यह इंसान को उस मानसिकता से बाहर निकालता है जहां वो जीवन भर खुद को केवल एक पीड़ित मानता रहे। यह मानसिक स्वतंत्रता पाने का एक बेहतरीन तरीका है। और जब हम अतीत की इन जंजियों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा सामना वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या से होता है। और वो क्या है? अगर अतीत हमें दुखी नहीं कर रहा है तो फिर आज हमारे तनाव का असली कारण क्या है? क्या है? एडलर का एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला सिद्धांत है, मनुष्य की सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की समस्याएं हैं। सभी समस्याएं? यह दावा थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता? पहली बार सुनने में लगता है। मेरा मतलब है, क्या बीमारी या पैसे की कमी रिश्तों की समस्या है? अगर हम गहराई से सोचें तो एडलर का इशारा हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे की कमी से परेशान है। ठीक है। क्या वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि वो बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा?
या इसलिए परेशान हैं कि समाज में उसकी हैसियत दूसरों से कम है। ओ, तुलना और ईर्ष्या। बिल्कुल, तुलना, ईर्ष्या, खुद को कमतर आंकना, दूसरों की स्वीकृति की चाहत, ये सब तभी पैदा होता है जब हमारे आसपास दूसरे लोग होते हैं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही इंसान बचे तो क्या उसे इस बात की जरा भी चिंता होगी कि उसके कपड़े कैसे लग रहे हैं? एकदम नहीं। क्या उसे इस बात का डर होगा कि वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तब ना कोई होड़ होगी, ना कोई प्रतियोगिता। इसलिए हमारी हर मानसिक उलझन का स्रोत कहीं ना कहीं यह है कि हम खुद को दूसरों के नजरों से देखते हैं। हम अनजाने में ही हर समय खुद को दूसरों के मानकों पर तौलते रहते हैं। और इस बात को अगर हम मानव विकास या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, कबीलों में रहता था, तो उस वक्त दूसरों की राय सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल होती थी। हाँ, अगर कबीले के लोग आपको नापसंद करते तो वे आपको कबीले से बाहर निकाल देते, जिसका सीधा मतलब था अकेले भूख या जानवरों का शिकार होकर मर जाना। इसलिए दूसरों की स्वीकृति चाहना हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग में है। ये हमारी सुरक्षा का अलार्म है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हमारा मस्तिष्क आज भी उसी आदिम युग की तरह काम कर रहा है। जबकि आज अगर कुछ लोग हमें नापसंद कर भी दें तो हमारी जान नहीं जाने वाली। हम इस इवोल्यूशनरी ट्रैप में फंसे हुए हैं और यहीं पर एडलर वह सिद्धांत पेश करते हैं जो इस किताब का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट? कार्यों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। सेपरेशन ऑफ टास्क्स। मैंने इसे पढ़ा है और मुझे ये एक ही समय में बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल लगा। आसान और मुश्किल दोनों? कैसे? इसे अगर मैं एक वास्तविक जीवन के एनालॉजी से समझाऊं, जैसे एक अदृश्य सीमा रेखा जहां हम केवल अपने बगीचे में पानी दे सकते हैं लेकिन पड़ोसी को अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बहुत खूब। या फिर इसे हाईवे पर गाड़ी चलाने की तरह देखें। वो कैसे? हाईवे पर मेरी लेन में सही गति से चलना, आगे देखकर ब्रेक लगाना और यातायात के नियमों का पालन करना, ये मेरा काम है, मेरा टास्क है। बिल्कुल। लेकिन मेरे पीछे वाला ड्राइवर लगातार हॉर्न क्यों बजा रहा है या वो मेरी गति से झल्ला क्यों रहा है, ये उसका स्टीयरिंग व्हील है, ये उसके दिमाग का तनाव है, मेरा नहीं। एग्जैक्टली। अगर मैं पीछे वाले ड्राइवर की भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी या उसके गुस्से का बोझ अपने दिमाग पर लूंगी तो मेरा ध्यान अपनी ड्राइविंग से हटेगा और एक्सीडेंट मेरा ही होगा। यह हाईवे वाली एनालॉजी पूरी तरह से सिद्धांत को समझाती है। तनाव कम करने के लिए दूसरों के फैसलों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। कार्यों के विभाजन का सीधा नियम यह है, हमेशा खुद से पूछें कि इस काम का अंतिम परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। और अगर परिणाम किसी और को भुगतना है तो वो काम आपका नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दूसरों के टास्क में दखल देते हैं या दूसरों को अपने टास्क में दखल देने देते हैं। जैसे हम अक्सर ऑफिस या घर में देखते हैं। हाँ, बताइए। कोई व्यक्ति इस बात से बहुत तनाव में रहता है कि उसका बॉस हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। अब एडलर के नजरिए से देखें तो बॉस का गुस्सा उसका अपना टास्क है। शायद वो अपने अधिकार को जताने के लिए गुस्से को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन कर्मचारी क्या करता है? वो बॉस के इस गुस्से की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। और यहीं से सारा तनाव शुरू होता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना उस कर्मचारी का टास्क है। लेकिन बॉस उस काम पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, वो खुश होगा या चिल्लाएगा, ये पूरी तरह से बॉस का टास्क है। जब हम ये अदृश्य रेखा खींच लेते हैं कि ये मेरा काम है और ये तुम्हारा, तो दूसरों के फैसलों और उनके मूड का बोझ हमारे कंधों से तुरंत उतर जाता है। ये ओवरथिंकिंग को खत्म करने का कितना सटीक तरीका है। हम अक्सर रातों को जागकर यही सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वो मुझसे नाराज है? जबकि वास्तविकता ये है कि उसका नाराज होना उसकी समस्या है, हमारी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक पेच फंसता है। वो क्या? हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों का ख्याल रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही एक अच्छे इंसान की निशानी है। हाँ, समाज तो यही सिखाता है। अगर हम कार्यों का विभाजन कर लें और दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ दें तो क्या हम मतलबी और असामाजिक नहीं बन जाएंगे? और इसी डर का जवाब किताब के शीर्षक में छिपा है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। नापसंद किए जाने का साहस। हाँ, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, हर कोई उससे खुश रहे, तो उसे अपनी जिंदगी के हर फैसले दूसरों के हिसाब से लेने होंगे। तो वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। वो एक कठपुतली बन जाएगा जिसकी डोर समाज के हाथों में है।
सच्ची आज़ादी ये नहीं है कि कोई मनमानी करे या जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो फिर सच्ची आज़ादी क्या है? सच्ची आज़ादी ये है कि कोई अपने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों पर इतनी मजबूती से अडिग रहे कि अगर उसकी वजह से कुछ लोग उसे नापसंद भी करें तो वो उस नापसंदगी को सहने का साहस रख सके। मतलब अगर कोई आपको नापसंद कर रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि आप असल में अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। बिल्कुल, आप समाज के बनाए सांचे में फिट होने से इनकार कर रहे हैं। ये उस भारी बैकपैक को उतार फेंकने जैसा है जिसमें हर पत्थर पर किसी न किसी की उम्मीद लिखी थी। सही कहा। जब तक नापसंद किए जाने का डर मन में रहेगा, इंसान कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास खड़ा होता है जो किताब के अंतिम हिस्से में बहुत प्रमुखता से उभरता है। कौन सा विरोधाभास? एक तरफ दार्शनिक कह रहा है कि कार्यों का विभाजन करो, लोगों की राय की परवाह मत करो और नापसंद किए जाने का साहस रखो। हाँ। लेकिन दूसरी ही तरफ एडलर सामुदायिक भावना या कम्युनिटी फीलिंग को मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताते हैं। हाँ, जमाइनशाफ्ट्स के फ्यूल। वो कहते हैं कि सच्ची खुशी केवल समाज के लिए उपयोगी बनने और दूसरों के लिए योगदान देने से मिलती है। बिल्कुल कहते हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? एक तरफ किताब कहती है कि लोगों की राय की परवाह मत करो और दूसरी तरफ कहती है कि समाज के लिए उपयोगी बनो। ये तो बिल्कुल विपरीत बातें लग रही हैं। ये पूरे एडलेरियन मनोविज्ञान का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। अच्छा? सतह पर ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। इसे समझने के लिए हमें स्वार्थ और निस्वार्थ योगदान के बीच के बारीक अंतर को देखना होगा। जब कोई व्यक्ति केवल इसलिए कोई अच्छा काम करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें या समाज उसे एक अच्छा इंसान माने, तो वो क्या है? वो देखने में भले ही समाज की सेवा लग रही हो, लेकिन असल में वो चरम स्वार्थ है। स्वार्थ कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो समाज की भलाई से ज्यादा अपने अहंकार की चिंता कर रहा है। ओह। वो सशर्त मूल्य या कंडीशनल वर्थ पर जी रहा है कि मैं तभी कीमती हूं जब लोग मेरी तारीफ करें। ये बहुत गहरी बात है। यानी दूसरों को खुश करने की कोशिश करना असल में दूसरों की परवाह करना नहीं है, बल्कि खुद की छवि की परवाह करना है। ठीक यही बात। इसके विपरीत सामुदायिक भावना या सच्चा योगदान तब होता है जब इंसान इसलिए काम करता है क्योंकि वो काम करना उसके अपने मूल्यों का हिस्सा है, बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, वो समाज का एक हिस्सा है और बिना किसी शर्त के योगदान देना चाहता है। अब उसका काम पूरा होने के बाद समाज उसकी तारीफ करता है या उसे नजरअंदाज करता है, ये समाज का टास्क है। ओह, यहाँ भी सेपरेशन ऑफ टास्क्स आ गया। बिल्कुल। जब व्यक्ति बिना किसी स्वीकृति की लालसा के निस्वार्थ भाव से अपना काम करता है, तब उसे यह महसूस होता है कि मैं इस दुनिया के लिए उपयोगी हूँ। और ये उपयोगी होने का एहसास ही इंसान को सच्ची खुशी और आत्मविश्वास देता है, ना कि दूसरों से मिलने वाली तालियां। एग्जैक्टली। यही आत्मविश्वास और मानसिक स्वतंत्रता का शिखर है। ये पूरे विचार को एक सूत्र में पिरो देता है। सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची खुशी दोनों एक साथ तभी मिल सकती हैं जब हम अपनी उपयोगिता को अपनी नजरों से तय करें, दुनिया की तालियों से नहीं। ये मनोविज्ञान इंसान को ये सिखाता है कि आप ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आपको हर किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने महान हैं। बस अपनी जगह पर खड़े रहकर वो करना है जो सही है। और जब स्वीकृति की ये भूख खत्म हो जाती है, तभी असल में एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें तो हमने देखा कि फ्रॉइड के विपरीत एडलर हमें सिखाते हैं कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हमारा वर्तमान हमारे भविष्य के उद्देश्यों से तय होता है। दर्द और ट्रॉमा वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन वे हमारी कहानी का अंत नहीं है। हम उन अनुभवों को क्या अर्थ देते हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और हमारे जीवन का सारा मानसिक तनाव दूसरों के साथ हमारे उलझे हुए रिश्तों से पैदा होता है, जिसे सुलझाने का एकमात्र तरीका है कार्यों का विभाजन। ये समझना कि मेरा काम क्या है और दूसरे का काम क्या है। और अंततः सच्ची आजादी ये स्वीकार करने में है कि दुनिया में कुछ लोग हमें नापसंद करेंगे ही। और ये नापसंदगी कोई बुरी बात नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्वतंत्रता का मेडल है। ये एक ऐसा दर्शन है जो सुनने में शायद कड़वा लगे,
क्योंकि ये हमारे सारे बहानों को छीन लेता है। हाँ, बहाने तो छीन ही लेता है। लेकिन जो भी इंसान ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है या हर फैसला लेने से पहले समाज की नजरों का खौफ महसूस करता है, उसके लिए यह विचार मानसिक जंजीरों को तोड़ने का सबसे व्यवहारिक और अचूक हथियार है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। बताइए। पूरी चर्चा में ये बात उभर कर आई कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सारे डर और हमारे सारे दुख कहीं ना कहीं इस बात से जुड़े हैं कि हम समाज की नजरों में खुद को कैसे देखते हैं। बिल्कुल सही। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर एल्फ्रेड एडलर की बात पूरी तरह सच है, तो कल सुबह उठने पर अगर इस पूरी धरती से हर एक इंसान अचानक गायब हो जाए और केवल एक ही व्यक्ति इस दुनिया में बचे, तो क्या उस व्यक्ति का कोई भी डर, कोई भी हीन भावना या दूसरों से बेहतर दिखने की कोई भी महत्वाकांक्षा बाकी रहेगी? शायद कुछ भी नहीं बचेगा। या फिर हम आज अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए जी रहे हैं जो शायद असल में हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं? ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस अदृश्य अदालत को हमेशा के लिए खाली कर सकता है, जहां हम रोज खुद को कटघरे हुए खड़ा करते हैं।